तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। हमने जो कल स्टडी किया था उसके बाद हमें किस टॉपिक को कंटिन्यू करना है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। मैंने आपको जो कल बताया था कि ये जो 12 फाइलम हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं 1 to 12, राइट। तो बेसिकली उसका जो सीक्वेंस होता है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो ऑन द फिंगर टिप्स जो है याद हो गया होगा। इसीलिए आज मैं लिखकर नहीं बस ओरली आपको रिवाइज करने जा रहा हूं कि आखिर वो 12 फाइलम जो है किस सीक्वेंस में अपन ने लर्न किया हुआ है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जो है क्या करेंगे, बेसिकली आप लिखेंगे, आंसर करेंगे, राइट। और सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फाइलम होता है जिसके बारे में हम अब करंटली पढ़ रहे हैं वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद जो स्टडी करते हैं वो होता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के मेंबर्स को ही क्या कहते हैं, स्पंज कहा जाता है। और पॉरीफेरा के बाद स्टडी करते हैं हम किस फाइलम के बारे में, मैंने कहा सिलेंट्रेटा के बारे में स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि सिलेंट्रेटा को ये क्या कहते हैं, ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा फाइलम जनरली नोन एज निडेरिया, निडेरियंस भी कहते हैं, राइट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लाइव सेशन जो हमारा फर्स्ट हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली इस फाइलम के जो भी स्पीसीज होते हैं उसके पास क्या होता है, मैंने कहा उसके पास निडोब्लास्ट या फिर दंश कोशिका नामक कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा के बाद हम स्टडी करते हैं टिनोफोरा के बारे में। टिनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैटवर्म, मतलब जिसका जो बॉडी होता है वो डोर्सो वेंट्रली क्या होता है, मैंने कहा फ्लैट होता है। पृष्ठ अधर रूप से क्या होता है, चपटा होता है। चपटे कृमि के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जो फाइलम स्टडी करना होता है हमें वो कौन सा होता है स्टूडेंट, मैंने कहा वो होता है एस्केहेल्मिन्थीज, जिसे निमेटोडा भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे निमेट हेल्मिन्थीज भी कहा जाता है। अब एस्केहेल्मिन्थीज हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद जो आता है वो कौन सा होता है, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम आता है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। अब तक के जो भी क्लासेस हमारे हुए हैं उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार के जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको पढ़ने के साथ साथ हमने जो हमारा फर्स्ट फाइलम था प्रोटोजोआ उसके कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में भी हमने बहुत स्टडी कर चुके हैं। लेकिन हमारा जो कल का टॉपिक जो हमने एंड किया था वो क्या था, मैं आपको प्रोटोजोआ में जो है जनन के प्रक्रिया के बारे में, रिप्रोडक्शन के बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको यह कहा था कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली प्रोटोजोन्स में 2 मेथड से होता है। कौन कौन सा होता है वो, मैंने कहा एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोटोजोआ में किस तरह से होता है ये जो है उसके बारे में है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने टॉपिक क्या लिखा है, प्रोटोजोआ फाइलम में हम पढ़ने वाले हैं जनन की प्रक्रिया के बारे में, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे हमें देखने को मिलता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है बेसिकली इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंने कहा 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है, मैंने कहा फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन कहा जाता है, जिसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। और जो सेकेंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इसका मतलब है लैंगिक जनन कहा जाता है। और आज जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है प्रोटोजोन्स में वो पर्टिकुलर किसके फॉर्मेशन से होता है या किस पर्टिकुलर मेथड से होता है, किस क्रियाविधि के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर बेसिकली जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा था ये होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को हिंदी में क्या कहते
हैं, इसी को कहा जाता है संयुग्मन। क्या कहते हैं? इसी को ही संयुग्मन कहा जाता है। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो जनरली कॉन्जुगेशन के प्रक्रिया में, इसके प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? तो मैंने कहा यहां पर एक ट्यूब लाइक या फिर एक नलिका के समान संरचना का निर्माण होता है इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, और उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉन्जुगेटिव ट्यूब या फिर कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर संयुग्मन नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैंने कहा जिसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। वन मोर टाइम मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन का होता है। संयुग्मन की जो प्रक्रिया है, कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है वो जनरली किसके फॉर्मेशन से होता है? मैंने कहा यहां पर दो स्पीसीज के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, और जिसके थ्रू जो है इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो हम इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं। यहां पर बेसिकली मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं कि ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो मोस्ट कॉमनली इन प्रोटोजोन्स किस में देखने को मिलता है? मैंने कहा ये सामान्य रूप से जो है जिस स्पीसीज में देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? मैंने कहा ये होता है पैरामीशियम। क्या होता है? ये पैरामीशियम में होता है। जनरली आप पैरामीशियम के बारे में जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि पैरामीशियम क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बारे में हमने अभी जो है फर्स्ट लेक्चर जब हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था कि जो पैरामीशियम होता है उसमें एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, और वो जो मेथड होता है वो बाइनरी फ्यूजन का होता है, और वो जो बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली कैसे देखने को मिलता है हमें? तो वो जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो अनुप्रस्थ रूप से होता है, ट्रांसवर्स रूप से होता है, राइट? मैंने ये बताया था। लेकिन अभी हम यहां पे पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है इसे स्टडी करने वाले हैं। तो कॉन्जुगेशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको पैरामीशियम में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसमें। तो मैंने कहा कि बेसिकली पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो पैरामीशियम जो है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कण पाया जाता है। वन इंपोर्टेंट पार्टिकल्स इज जनरली फाउंड इन द पैरामीशियम। उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कप्पा पार्टिकल। क्या कहते हैं? इसे कप्पा पार्टिकल्स कहा जाता है। बेसिकली ये जो कप्पा कण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मैंने कहा पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये कप्पा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉइजनियस नेचर के सब्सटेंस को, एक जहरीले प्रकार के प्रकृति वाले पदार्थ को क्या करते हैं? स्त्रावित करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, और वो जो पॉइजनियस नेचर रखने वाला जो सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? जो बेसिकली कप्पा पार्टिकल्स से क्या होता है? रिलीज होता है, उसे कहते हैं पैरामीसिन। क्या कहते हैं? इसे पैरामीसिन कहा जाता है। मैंने कहा क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा पैरामीसिन कहा जाता है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया है। मैं आपको बस ये बताने वाला हूं कि जनरली जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो इसके भी 2 स्ट्रेन होते हैं, 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। इसकी वैरायटी को मैं आपको समझाने के लिए ये पॉइंट बता रहा हूं कि पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है। मैंने कहा पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कप्पा कण पाए जाते हैं। कप्पा कण जो होते हैं बेसिकली कप्पा पार्टिकल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ पॉइजनियस नेचर सब्सटेंस, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइजनियस नेचर सब्सटेंस इज नोन एज जनरली पैरामीसिन, राइट? अब मैंने आपको क्या बताया कि जिस पर्टिकुलर पैरामीशियम में ये जो पैरामीसिन है प्रेजेंट होगा, और हम ये भी बात करेंगे कि जिस पर्टिकुलर पैरामीशियम में ये जो जहरीला पदार्थ है पॉइजनियस नेचर का जो सब्सटेंस होता है एब्सेंट होता है, तो हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अगर ऐसा पैरामीशियम जिसमें ये जो पैरामीसिन होता है अगर वो क्या हो, मैंने कहा अगर ये पैरामीसिन प्रेजेंट होता है जिस पैरामीशियम में, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किलर पैरामीशियम। क्या कहते हैं? इसे किलर पैरामीशियम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनन की प्रक्रिया को देखने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने से पहले हमें यह जानना होगा कि किलर पैरामीशियम
पैरामीशियम क्या होते हैं, राइट। सो बेसिकली किलर पैरामीशियम मैंने किसे बोला, मैंने कहा किलर टाइप का जो पैरामीशियम होता है वो जनरली वो पैरामीशियम है जिसमें जो कप्पा पार्टिकल्स होता है, जिससे पैरामीसिन रिलीज होता है, वो पाया जाता है। अगर पैरामीसिन प्रेजेंट होता है पैरामीशियम के जिस स्पीसीज में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे किलर पैरामीशियम कहते हैं। लेकिन अगर ये पैरामीसिन जिस पर्टिकुलर पैरामीशियम में एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है सेंसिटिव। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंसिटिव पैरामीशियम। क्या कहते हैं, इसे सेंसिटिव पैरामीशियम कहा जाता है। इसका मतलब है, मैंने आपको ये समझाया कि पैरामीसिन नामक ये जो पॉइजनियस नेचर का सब्सटेंस है जिस पैरामीशियम में प्रेजेंट है उसे कहेंगे किलर पैरामीशियम, राइट। और जिसमें एब्सेंट होता है उसे संवेदी पैरामीशियम या फिर सेंसिटिव पैरामीशियम कहते हैं। अब हमने ये देखा कि किलर पैरामीशियम किसे कह रहे हैं, सेंसिटिव पैरामीशियम किसे कह रहे हैं। अब हम ये स्टडी करते हैं कि आखिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। सो हम स्टडी करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। मैंने कहा कि बेसिकली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दो पैरामीशियम के बीच यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पैरामीशियम कौन सा है, मैंने कहा ये पैरामीशियम है किलर पैरामीशियम। कौन सा है, किलर पैरामीशियम। और ये भी मैंने क्या लिया है, किलर पैरामीशियम। अगर इनके बीच क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो जनरली क्या कहते हैं, मैंने कहा दो किलर पैरामीशियम के बीच में अगर कॉन्जुगेशन होता है तो जनरली कितने तरह के पैरामीशियम बनते हैं, मैंने कहा दो के बीच में होता है तो 2+2, देन हम इसको कह सकते हैं 4 पैरामीशियम क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। 4 प्रकार के जो है डाउटर पैरामीशियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अगर हम कहते हैं कि अगर दो किलर पैरामीशियम के बीच क्या हो, मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो 4 टाइप के जो हैं डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पे किलर पैरामीशियम की जगह क्या लें, अगर हम यहाँ पे किलर पैरामीशियम की जगह क्या लेते हैं, मैंने कहा अगर दोनों ही पैरामीशियम किस नेचर के होते हैं, अगर दोनों पैरामीशियम किस नेचर के हो, तो मैंने कहा अगर ये पर्टिकुलर सेंसिटिव नेचर के होते हैं जिसमें ये पैरामीसिन नामक जहरीला पदार्थ पॉइजनियस सब्सटेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो अगर इसके बीच में हम क्रॉस करवाएं या इनके बीच में अगर कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होगा, मैंने कहा अगर इसके बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो यहां पर भी 4 डॉटर सेल्स मतलब 4 पैरामीशियम क्या हो जाएंगे, मैंने कहा 4 पैरामीशियम का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 2 किलर पैरामीशियम के बीच में कॉन्जुगेशन की बात की है, यहां पर 2 सेंसिटिव के बीच में बात की है। तब तो क्या होता है कि 4 प्रकार के 4 टाइप्स ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ये, मैंने कहा कि बेसिकली अगर ये किस किस के बीच में होता है, मैंने कहा अगर ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो किलर पैरामीशियम और सेंसिटिव पैरामीशियम के बीच होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने वाला हूं। मैंने कहा कि अगर ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो किस किस के बीच में होता है, मैंने कहा किलर पैरामीशियम और सेंसिटिव पैरामीशियम के बीच में होता है, तो क्या होगा, तो इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से मैंने कहा कि यहां पर कोई भी स्पीसीज या डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर यह कहा जाता है कि जो सेंसिटिव नेचर के जो पैरामीशियम होते हैं, संवेदी प्रकृति के जो पैरामीशियम होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी क्या होती है, मैंने कहा इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो किलर पैरामीशियम है इसके पास क्या है, मैंने कहा इसके पास तो जहरीला पैरामीसिन जैसा पदार्थ होता है। मैंने कहा इसमें क्या होता है, पैरामीसिन जैसा पदार्थ होता है। इसीलिए इसका जो पैरामीसिन होता है वो जनरली कॉन्जुगेशन के प्रक्रिया के द्वारा, मैंने कहा किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ये सेंसिटिव में ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही ये सेंसिटिव में ट्रांसफर हो जाएगा तो इसकी सेंसिटिव की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इस तरह से किलर पैरामीशियम और सेंसिटिव पैरामीशियम के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। यहां पर सेंसिटिव नेचर के पैरामीशियम की डेथ हो जाती है, किसी भी तरह के पुत्री कोशिकाओं का या फिर डॉटर सेल्स का निर्माण नहीं होता है, राइट। मैं इसको
वन मोर टाइम आपको समझाने जा रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने कहा कि ये बेसिकली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो 2 मेथड से होता है। क्या कौन कौन सा है? मैंने कहा एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। और मैंने यहां पर क्या बताया कि इफ आई टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज पैरामीशियम, दैट द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब इन दिस प्रोसेस कॉन्जुगेशन, and that special type of tube is known as conjugation tube, right? मैंने कहा ये conjugation tube बन जाता है। और मैंने ये भी बताया कि on the basis of presence and the absence of kappa particle, this particular paramecium may be divided into 2 categories. First will be about if the paramecium is present in that particular strain, that type of paramecium is known as killer paramecium. If I talk about the absence of paramecium like substances into the paramecium, that type of paramecium is known as sensitive paramecium। जिसमें पैरामीसिन प्रेजेंट होता है वो किलर होता है। मैंने कहा पैरामीसिन जिसमें अब्सेंट होता है वो संवेदी प्रकार के होते हैं, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 2 किलर पैरामीशियम के बीच में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। तो मैंने कहा दोनों के पास पैरामीसिन है तो यहां पर जो है 4 टाइप के क्या बनेंगे? डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर हम 2 सेंसिटिव के बीच में कराते हैं फिर भी 4 टाइप्स के डॉटर cells का formation possible है। But if I talk about the conjugation process, if the sexual reproduction conjugation process occurs, takes place in case of between the killer paramecium and the sensitive paramecium, तो क्या होगा? मैंने कहा this particular poisonous nature of substances pyramicin basically show the transformation, so the transfer from the killer strain of the paramecium to the sensitive nature of the paramecium। मैंने कहा ये जो जहरीला पदार्थ होता है वो किलर से कहां शिफ्ट हो जाएगा? वो सेंसिटिव के पास चला जाएगा। और यहां पर किसी भी तरह के देयर इज नो स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स इन दिस केस, है ना, व्हेन द कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द किलर पैरामीशियम एंड द सेंसिटिव पैरामीशियम, राइट। मैंने कहा यहां पर संवेदी प्रकार के पैरामीशियम की क्या हो जाएगी? मैंने कहा यहां पर डेथ हो जाएगी। यहां पर मैंने आपको कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बताया। और ये किसमें देखा जा रहा था? मैंने कहा मैंने यहां पर आपको पैरामीशियम का जो है एक एग्जांपल दिया, उसके बीच में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हमने देखा कि कैसे होता है। अब हम पैरामीशियम के बारे में ही इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेसिकली पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें जो है न्यूक्लियस की क्या कंडीशन होती है, कौन कौन से स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखने वाले हैं, राइट। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मैंने कहा अब हम पैरामीशियम के पर्टिकुलर डायग्राम की बात करेंगे और उस एक पर्टिकुलर डायग्राम से स्ट्रक्चर से ही बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स दैट बेसिकली बिलोंग टू द पैरामीशियम आपको मालूम चल जाएगा, राइट। मैंने कहा कि अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं, यहां पर मैं आपको पैरामीशियम के बारे में बताने वाला हूं कि अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो यहां पर एक पर्टिकुलर डायग्राम देखने वाले हैं, राइट। पैरामीशियम को और क्या कहा जाता है? मैंने कहा पैरामीशियम जो होता है स्टूडेंट, इसको क्या कहा जाता है? मैंने कहा पैरामीशियम को कहा जाता है स्लीपर एनिमल्क्यूल। क्या कहते हैं इसको? स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहा जाता है, स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। बेसिकली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फिर? मैंने कहा स्लीपर जो है सूक्ष्म जंतुक कहा जाता है। स्लीपर सूक्ष्म जंतुक जो है इज ए कॉमन नेम ऑफ द पैरामीशियम। क्यों? क्योंकि इसका पर्टिकुलर जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है पैरामीशियम का, वो जनरली स्लीपर जो कि आप पहनते हैं उसके जैसा दिखाई देता है। तो हम यहां पे बेसिकली बात करते हैं कि पैरामीशियम का शेप कैसा होता है। तो यहां पर एक डायग्राम देखने वाले हैं। मैंने कहा ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये किसका है? मैंने कहा ये स्लीपर शेप का जो है ये पैरामीशियम का डायग्राम हम देखने वाले हैं कि बेसिकली इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये सरफेस होता है, ये मैंने राउंडेड बनाया है, राइट। ये इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, राइट। और अब मैं जो है इसके पैरामीशियम के कुछ इस तरह से यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हम बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइट। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा यहां पर ये देखने को मिल रहा है आपको कि इसका ये वाला जो एंड है वो तो राउंडेड एंड है, मतलब वो क्या है? गोल है, राइट। लेकिन अगर आप नीचे वाले पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, अधर भाग की बात करते हैं, वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर क्या है? मैंने कहा ये राउंडेड नहीं होता है। ये कैसा होता है? ये शंकुनुमा होता है, कॉनिकल है, राइट। तो हम
इसकी बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा हमने यहाँ पे पैरामीशियम का डायग्राम जो है बेसिकली कैसा है, मैंने कहा ये आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम आप सभी ने खाया होगा, राइट। तो बेसिकली उसका जो अपर एंड होता है वो भी क्या होता है, राउंडेड होता है, लेकिन जैसे हम लोअर एंड की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, वो कोनिक हो जाता है, शंकुनुमा हो जाता है, राइट। कुछ वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर पैरामीशियम के बारे में और क्या पढ़ना होता है ये बताने वाला हूं। मैंने कहा कि ये जो पैरामीशियम होता है, अगर हम इसमें न्यूक्लियस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम पैरामीशियम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसका मतलब अगर हम पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, मैंने कहा इसका जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट बेसिकली ये किस नेचर का होता है, मैंने कहा ये जो है डायमॉर्फिक नेचर का होता है। किस नेचर का, मैंने कहा ये डायमॉर्फिक नेचर का होता है। डायमॉर्फिक को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं द्विरूपी। मैंने कहा द्विरूपी प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के केंद्रक में क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है उसकी बात अगर करें तो मैंने कहा यहां पर जो डाई टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा डाई टर्म रिप्रेजेंट करता है 2 को, और मॉर्फिक टर्म जो है इसके मॉर्फोलॉजी को जो है रिप्रेजेंट करता है, किसको, मैंने कहा इसके आकारिकी को रिप्रेजेंट करता है यहां पे मॉर्फिक टर्म। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायमॉर्फिक टाइप का न्यूक्लियस होता है वो कैसे और किस तरह से जो है पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा यहां पर 2 अलग अलग आकार वाले, शेप वाले, मॉर्फोलॉजी वाले या फिर बाह्य लक्षण के आधार पर 2 अलग अलग आकार वाले हमें क्या दिखाई देंगे, 2 डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, जिसको हम डायमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां पर इस डायग्राम में अगर देखें तो मैंने कहा ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, और ये जो न्यूक्लियस हो गया ये अपना क्या हो गया, मैंने कहा ये जो न्यूक्लियस इसमें आपको यहां पे दिख रहा है कितने हैं, यहां पे 2 है। लेकिन अगर इस नंबर ऑफ न्यूक्लियस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन इसकी कंडीशन की बात करते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, डायमॉर्फिक होते हैं। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को नेमिंग करें, इसको लेबल करते हैं। मैंने कहा ये जो एक न्यूक्लियस आपको छोटा दिखाई दे रहा है, स्मॉल इन साइज दिखाई दे रहा है, जो आकार में छोटे होते हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है बेसिकली, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, इसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म केंद्रक। क्या कहते हैं, सूक्ष्म केंद्रक कहते हैं, जिसका जो साइज होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, छोटा होता है, तो हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, इसको हमने कहा मैक्रो न्यूक्लियस। बेसिकली मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसे क्या कहते हैं, लार्ज न्यूक्लियस कहते हैं, वृहद प्रकार का केंद्रक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म केंद्रक कहते हैं। तो यहां पे बेसिकली 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वन इज माइक्रो न्यूक्लियस, सेकेंड इज मैक्रो न्यूक्लियस। हमने इसकी बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमें जो है बेसिकली क्या पढ़ना होता है। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम बेसिकली इसकी बात करें कि माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो किस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ पैरामीशियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर हम बात करेंगे कि ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसका क्या वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो न्यूक्लियस से। मैंने कहा यहां पर पैरामीशियम में जो मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये पर्टिकुलर क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, मैंने कहा ये जो है कंट्रोल करता है, ये नियंत्रण करता है। किस प्रकार के प्रक्रिया पर, मैंने कहा ये जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, कोशिकीय उपापचय की प्रक्रिया होती है पैरामीशियम में, उस पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा यहां पर केंद्रक या फिर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने कहा मैक्रो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैरामीशियम, राइट। तो मैंने कहा यहां पर ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो जनरली क्या करता है, तो मैंने कहा इट कंट्रोल ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, राइट, कंट्रोल ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये है कि ये कोशिकीय उपापचय क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। बट अगर यहां पे हम किसकी बात करें, अगर हम यहां पे किसकी बात करें, ये जो मैक्रो न्यूक्लियस मैंने यहां पर बनाया है, तो माइक्रो न्यूक्लियस जो बनाया है, सूक्ष्म केंद्रक बनाया है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से जो है मॉड्यूल्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पे रीजनिंग क्वेश्चन
क्वेश्चन भी बनता है, उस क्वेश्चन की भी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो जनरली इसका फंक्शन क्या होता है। मैंने कहा ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो जनरली इसका वर्क क्या होता है। इस सूक्ष्म के अंदर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने कहा जनन की जैविक प्रक्रिया जो होती है उसके लिए कौन सा जो है न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब ये किसके लिए है, ये फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने कहा मैंने कहा कि ये जो किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है, न्यूट्रिशन नहीं, मैंने कहा ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया के लिए होता है। तो मैंने कहा जनन की प्रक्रिया में ये किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जनरली यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाह्य उद्दीपन के द्वारा पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक जो होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है, अगर वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जनरली जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसमें आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा कि इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब अगर माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या सूक्ष्म केंद्रक की क्षति हो जाती है, तो जनरली क्या होता है, मैंने कहा यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां जनन की प्रक्रिया जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यह आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हमने यहां पे दोनों ही तरह के न्यूक्लियस के जो है वर्क या फिर फंक्शन की बात की है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या पाया जाता है। यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पैरामीशियम के जो बॉडी के बाहर यहां पे इस तरह से कुछ एक संरचनाएं दिखाई देती है। आप गेस कीजिए कि ये जो मैं बना रहा हूं वो क्या हो सकता है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं जो पैरामीशियम के बॉडी के जो है बाहर प्रेजेंट होता है, ये क्या है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, आपका आंसर आना चाहिए कि पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो क्या है। तो पैरामीशियम के सरफेस पर पाए जाने वाले इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सीलिया। क्या कहते हैं, इसको पक्षमाभ कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीलिया कहा जाता है। तो यहां पर जो पैरामीशियम होता है वो सीलिएटेड होता है, पक्षमाभीय प्रकृति के होते हैं, जिनके बॉडी के बाहर सीलिया प्रेजेंट होता है, राइट। और यहां पर इस पर्टिकुलर कॉनिकल एंड पर जो है सीलिया का एक आपको बहुत सारा जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप दिख रहा है, समूह दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया। क्या कहते हैं, इसे टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। मतलब ये है बेसिकली कि ये जो सीलिया है इसका जो पुंज होता है, इसके जो पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि पैरामीशियम के बॉडी के बाहर जो पर्टिकुलर आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली पैरामीशियम के बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा पेलिकल लाइक कवरिंग जो है बेसिकली यहां पे देखा जाता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा, मैंने कहा कौन सा आवरण जो है पैरामीशियम के बाहर पाया जाता है, पेलिकल नामक एक आवरण होता है, पेलिकल नामक एक कवरिंग होता है जो जनरली पैरामीशियम के बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यहां पर देखिए वन स्पेशल मोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो जनरली यहां पे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है। देखिए यहां पर इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर यहां पे पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहा जाता है ट्राइकोसिस्ट। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। बेसिकली ये ट्राइकोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसका वर्क क्या होता है, तो ये जो ट्राइकोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस। इसका मतलब क्या है कि इसी पर्टिकुलर ट्राइकोसिस्ट को पैरामीशियम यूज करता है जब इसे जो है पर्टिकुलर क्या करना हो, किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे अटैक करना हो, और खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए, डिफेंस के लिए भी ये ट्राइकोसिस्ट को ही क्या करता है, यूज करता है। मैंने कहा ये डिफेंस के लिए भी यूज में आने वाला कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, और साथ साथ अटैक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कि ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑफेंस एंड डिफेंस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर ऑफेंस का मीनिंग क्या है, आक्रमण, राइट, कि अटैक करने के लिए भी यूज करता है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, खुद को बचाना, राइट, जो खुद को सेव करने का प्रोसेस होता है उसके लिए भी ट्राइकोसिस्ट को ही यूज करता है। हमने यहां पे इन सभी चीजों के बारे में देखा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पैरामीशियम
पैरामीशियम जो होता है बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा पैरामीशियम में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम देन इट इज 2. मैंने कहा था कि पैरामीशियम में कितने जो है संकुचनशील रिक्तिका पाए जाते हैं. और बेसिकली मैंने आपको जो है इसके फंक्शन के बारे में भी बताया था कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं वो जनरली किस पर्टिकुलर कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मैंने कहा ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, साथ साथ इसमें समटाइम एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है संकुचनशील रिक्तिका. और मैंने कहा कभी कभी जो है ये वाटर बैलेंस, जल नियंत्रण के लिए भी यूज में लिया जाता है. तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं. तो बेसिकली हम इसी को देखते हैं. यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना दिया मैंने कहा ये जो है ये इसका क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि बेसिकली किस सरफेस पर है, मैंने कहा ये जो है राउंडेड एंड पर पाया जाता है. यहां पर भी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इसके किस पर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये जो है इसके कॉनिकल एंड पर प्रेजेंट होता है. तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ये स्लीपर लाइक दिखाई दे रहा है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं. तो हम इन सभी चीज़ों को जो है वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं क्योंकि डायग्राम जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं. मैंने यहाँ पे आपको पैरामीशियम के न केवल डायग्राम बल्कि उसको जो लेबल किया है उसमें पाए जाने वाले स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में बताया है. जो भी कैरेक्टर आपको पैरामीशियम से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया है, डिस्कस किया है. क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि पैरामीशियम में न्यूक्लियस की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, वो बेसिकली डायमॉर्फिक होती है. 2 डिफरेंट शेप वाले यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एक का शेप जो होता है बेसिकली उसका साइज जो होता है वो क्या होता है, वो कम देखने को मिलता है, उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं. और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. कि अगर किसी भी पर्टिकुलर बाह्य उद्दीपन से, अगर इसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई से बेसिकली अगर इसका माइक्रो न्यूक्लियस सूक्ष्म केंद्रक क्षति अगर हो जाता है, बेसिकली डैमेज हो जाता है, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता है. अगर सेकेंड न्यूक्लियस की बात करते हैं जो जनरली लार्ज जो है बेसिकली लार्ज साइज के होते हैं उसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, वृहद केंद्रक कहते हैं. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. जो है पैरामीशियम में होने वाले कोशिकीय प्रकार के उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए जो है यहाँ पे वृहद केंद्रक जो है उत्तरदायी होते हैं. मैंने कहा इसके राउंडेड एंड देख रहे हैं आप और इसका कॉनिकल एंड देख रहे हैं. राउंडेड एंड पे भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके कॉनिकल एंड पे भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. यहां पर आपको इसके बाहरी भाग पर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पैरामीशियम देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज जनरली रिस्पांसिबल फॉर द लोकोमोशन. गति के लिए जो है उत्तरदायी संरचनाएं सीलिया, पक्षमाप जैसी कुछ एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पैरामीशियम के बॉडी उसके काय के बाहर पाए जाते हैं. अगर हम यहां पे कॉनिकल एंड की बात करते हैं तो सीलिया का ग्रुप होता है जिसे टप टॉप सीलिया कहते हैं. और अगर हम बात करते हैं यहां पे ट्राइकोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कहा यहां पे ट्राइकोसिस्ट ही क्या होता है, ऑफेंस और डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखा था पेलिकल में बेसिकली ये पैरामीशियम में, तो उसमें क्या होता है कि 2 पैरामीशियम जब आपस में अटैच होते हैं तो दोनों के अटैचमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस पैरामीशियम का जो पेलिकल वाला लेयर होता है और इस पैरामीशियम का जो पेलिकल लेयर होता है वो बेसिकली आपस में क्या होते हैं, चिपकते हैं. तो पेलिकल वाला लेयर जो है आपस में अटैच होते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे कॉन्जुगेशन होता है वहां पे पेलिकल के लेयर की क्या होती है, क्षति हो जाती है. और उसी लोच से ये क्या होता है, इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है और उसी से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पैरामीशियम में देखने को मिलता है. तो हमने यहाँ पे जो है यहाँ पर मैंने अभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया और डायग्राम ऑफ द पैरामीशियम के बारे में बताया. अब हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में, अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन. राइट, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की प्रोटोजोआ जो है बेसिकली उस फाइलम को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में स्टडी किया है. कितने होते हैं वर्ग की श्रेणियां, मैंने कहा ये 7 होते हैं. जनरली हम
बिगेस्ट किसको कंसीडर करते हैं? मैंने कहा बिगेस्ट होता है किंगडम। किंगडम के नीचे क्या आता है? डिवीजन या फिर फाइलम। डिवीजन हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, फाइलम हम एनिमल के केस में यूज करते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है? मैंने कहा प्रोटोजोआ एक फाइलम है, और फाइलम जो है उसके बेसिकली उसके अगर उसके छोटे यूनिट की बात करते हैं, सूक्ष्म इकाई जो है, फाइलम के बाद हम किसको स्टडी करते हैं? संघ को विभाजित किया जाता है बेसिकली किसमें? मैंने कहा संघ को जो है, फाइलम को क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम की बात करने वाले हैं, और इस क्लासिफिकेशन से जनरली मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया है वो केवल जनरल कैरेक्टर्स था, अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे जो कि प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। लेकिन अब मैं इसको वर्गीकरण कर रहा हूं कि कितने प्रकार के क्लासेस जो हैं हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम जनरली प्रोटोजोआ को जो कहा जाता है मुख्य रूप से मेजरली कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, कितने वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं प्रोटोजोआ फाइलम को? मैंने कहा ये होता है 4 क्लास। कितने? मैंने कहा ये 4 वर्गों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्लास कौन कौन, ये स्टडी कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो फर्स्ट क्लास होता है वो जनरली क्या होता है? मैंने कहा बेसिकली हम पहले ये बात करें कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया गया, राइट? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली किस बेसिस पे किया गया? ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड द अब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। मैंने कहा जो भी गति और गमन के लिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर प्रोटोजोआ फाइलम को 4 क्लास 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, राइट? हम इसकी ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसका आधार जो है वो क्या है? मैंने कहा ये है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? तो मैंने कहा जो स्ट्रक्चर या संरचनाएं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैंने कहा अगर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? अगर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गमन के लिए, तो उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा फर्स्ट क्लास जो होता है वो कौन सा होता है? इसे कहा जाता है राइजोपोडा। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है राइजोपोडा। ये आपको सारी क्लासेस भी करने हैं। 4 क्लास है। राइजोपोडा को ही क्या कहते हैं? राइजोपोडा क्लास के मेंबर को ही कहा जाता है बेसिकली। राइजोपोडा को ही क्या कहते हैं? सार्कोडीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोडीना कहा जाता है। अगर हम सेकेंड क्लास की बात करते हैं स्टूडेंट की, बेसिकली प्रोटोजोआ फाइलम में सेकेंड क्लास कौन सा होता है राइजोपोडा के बाद? तो इसे कहते हैं फ्लेजिलेटा। क्या कहते हैं? इसे फ्लेजिलेटा कहते हैं। फ्लेजिलेटा जो होता है वो जनरली इसी को और क्या कह सकते हैं? इसी को कहा जाता है मेस्टिगोफोरा। क्या कहते हैं? इसी को मेस्टिगोफोरा भी कहा जाता है, राइट? हम 1 बाय 1 इन सभी 4 क्लासेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है राइजोपोडा, सेकेंड क्या है? फ्लेजिलेटा, इसी को क्या कहते हैं? मेस्टिगोफोरा कहते हैं। थर्ड क्या है? अब हम थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड जो होता है वो होता है स्पोरोजोआ। क्या होता है? स्पोरोजोआ वर्ग होता है, राइट? और फोर्थ जो क्लास होता है ये कौन सा होता है? मैंने कहा ये होता है सीलिएटा। क्या होता है? सीलिएटा होता है। तो हमने यहाँ पे कितने क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम की बात की है? मैंने कहा यहाँ पर कौन कौन से क्लास होते हैं, वन मोर टाइम इसको देखने जा रहे हैं। मैंने कहा राइजोपोडा, राइजोपोडा को ही क्या कहते हैं? सार्कोडीना कहते हैं। सेकेंड क्या है? मैंने कहा फ्लेजिलेटा, जिसे क्या कहते हैं? मेस्टिगोफोरा। अगर हम बात करें स्पोरोजोआ तो थर्ड है वो क्लास। लास्ट क्लास कौन सा है? सीलिएटा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो डिवीजन का क्राइटेरिया था, मैंने कहा किसके बेसिस पे था? तो आपने कहा भी इसलिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या फिर गमन अंगों के आधार पे था, गमन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के आधार पे था। मैंने कल के ही क्लास में कहा था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपको बताया था कि यहाँ पे लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया पाए जा सकते हैं, फ्लेजिला पाए जा सकते हैं। मैंने कहा स्यूडोपोडिया मतलब कूटपाद पाए जा सकते हैं, फ्लेजिला कशाबिका हो सकती है, या फिर ये पक्षमाव हो सकते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी राइजोपोडा क्लास के मेंबर होते हैं उसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है गमन के लिए पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर संरचनाएं होती हैं वो कौन सी होती है? मैंने कहा ये होती है स्यूडोपोडिया। क्या होती है? स्यूडोपोडिया कहा जाता है।
आपको ये बता दूं कि जनरली 50% चांसेस ये हैं कि क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको सारी चीजें। मैंने कहा स्वेडोपोडिया कूटपाद की सहायता से जो गमन होता है वो राइजोपोडा या फिर सार्कोडिना में होता है। अगर हम बेसिकली फ्लेजिलेटा की बात करते हैं तो जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है आपको कि फ्लेजिलेटा में कौन सा होगा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तो ये होगा फ्लेजिला, जिसे क्या कहते हैं, कसाबिका कहते हैं, राइट। अगर हम बढ़ें किसकी ओर, अगर हम थर्ड क्लास की ओर बढ़ते हैं तो थर्ड क्लास स्पोरोजोआ में क्या होता है ये आपको लर्न करना है। यहां पर मैं आपको लगा रहा हूं डबल स्टार। यहां से ये जो है एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद वाला जो है केस होता है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। मैंने कहा स्पोरोजोआ जो है क्लास है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गमन अंग नहीं पाया जाता है। मैंने कहा देयर इज नो स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ स्पोरोजोआ क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ फाइलम। आई रिपीट, मैंने कहा यहां पर इन केस ऑफ स्पोरोजोआ मैंने कहा किसी भी तरह का यहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। अब हम लीड करते हैं लास्ट क्लास जो है हमारा, फोर्थ क्लास जो है वो क्या है, मैंने कहा ये है सीलिएटा। क्या है ये, कहते हैं आपको नाम से ही मालूम चल रहा है यहां पर किसकी पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा यहां पर जो गमन के लिए अंग होते हैं वो बेसिकली या फिर मैंने कहा संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मैंने कहा सीलिएटा में होती हैं सीलिया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पक्षमाभ कहते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला कि स्वेडोपोडिया इन केस ऑफ राइजोपोडा, राइट, फ्लेजिलेला इन द केस ऑफ फ्लेजिलेटा। मैंने कहा देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन इन केस ऑफ स्पोरोजोआ, सीलिया इन केस ऑफ सीलिएटा, राइट। हमने यहाँ पे 4 क्लास की बात की। इसको किस आधार पे मैंने इसको डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, तो मैंने कहा गमन के लिए पाए जाने वाले संरचनाओं के आधार पर क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इन सभी क्लासेस को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस क्लास में कौन कौन से मेंबर स्पीसीज आते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे। उस पर्टिकुलर एग्जांपल या स्पीसीज जो कि इस क्लास में आते हैं उससे कौन कौन सा जो है डिजीज देखने को मिलता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें स्टडी करना है जहां से नीट के एग्जाम या किसी भी अदर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यह जरूरी है आपके लिए जानना। मैंने कहा अगर हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा ये क्या है, ये है राइजोपोडा। क्या है ये, मैंने कहा ये है राइजोपोडा। राइजोपोडा को सार्कोडिना भी कहा जाता है। और राइजोपोडा जो है इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें है स्वेडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और हम यहां पे एग्जांपल की बात करेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो ये क्या है, मैंने कहा राइजोपोडा में फर्स्ट एग्जांपल होता है अमीबा प्रोटियस। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता भी रखा है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की संख्या कितनी है, तो 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो अमीबा में बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका जो पाए जाते हैं वो जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस के लिए होता है। मैंने ये आपको बताया था कि फ्रेश वाटर में अगर अमीबा को रखते हैं तो उसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत रैपिडली वर्क करता है। अगर उसको हम कहां रखते हैं, सी वाटर में, मैराइन वाटर में रखते हैं, समुद्र के जल में रखते हैं, तो क्या होता है, मैंने कहा बेसिकली वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपेयर हो जाता है और बेसिकली वहां से सी वाटर से हटा करके उसको अगेन हम कहां रख दें, मैंने कहा फ्रेश वाटर में रखते हैं, स्वच्छ जल में रखते हैं, तो उसमें वापस से किसका निर्माण देखा जाता है, मैंने कहा ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन देखा जाता है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है। नेक्स्ट होता है एंट अमीबा। क्या हमने पहला देखा अमीबा के बारे में, अब हम देखते हैं एंट अमीबा। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, एंट अमीबा है। लेकिन यहां पर एंट अमीबा में भी हम 2 स्पीसीज की बात करेंगे, 2 स्पीसीज की बात करेंगे। बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा यहां पर बेसिकली कौन से होते हैं, मैंने कहा एंट अमीबा। एक क्या होता है, एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या कहते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, राइट। और एक स्पीसीज हमें स्टडी करना होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या कहते हैं, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। चलिए एक और स्पीसीज हम ले लेते हैं यहां पर इसी के साथ साथ। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, एंट अमीबा कोलाई। क्या कहते हैं, एंट अमीबा कोलाई कहा जाता है। मैंने कितने स्पीसीज लिए, मैंने यहां पे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लिया, एंट अमीबा जिंजीवैलिस लिया, एंट अमीबा कोलाई लिया, और इसको 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर हमें क्या क्या स्टडी करना होता है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंट अमीबा के बारे में स्टडी करना। एंट अमीबा में फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, मैंने कहा फर्स्ट दिख रहा है आपको एंट अमीबा
हिस्टोलाइटिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं कि एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका होता है जनरली उसमें क्या क्या स्टडी करना होता है। मैं आपको बता दूं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है। तो मैंने कहा कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वो जनरली क्या है, मैंने कहा ये होते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। क्या होते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं, राइट। तो आपको बता दूं कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं। एक होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट, एक होता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो हम इसकी बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बढ़ेंगे हिस्टोलाइटिका एंट अमीबा की तरफ। बेसिकली मैं आपको बेसिक बात बताने जा रहा हूं कि हम ये जो अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं और डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं। तो देखिए मैंने कहा पैरासाइट के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो बेसिकली पैरासाइट के फॉर्म में मिल सकते हैं, परजीवी प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये भी बताया था कि ये पैरासाइट एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये मोनोजेनेटिक जो है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहां पर मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है कि मैंने कहा कोई ऐसा परजीवी, मैंने कहा कोई भी ऐसा पैरासाइट जो कि प्रोटोजोआ से बिलोंग करता हो, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य हो। बेसिकली अगर वो अपना जीवन चक्र, लाइफ प्रोसेस जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, जीवन चक्र जो होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक सिंगल होस्ट पर डिपेंड रह के पूर्ण करता है, अपना लाइफ साइकिल किसी एक सिंगल होस्ट पर कंप्लीट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और अगर वो अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो कितने पर्टिकुलर, मैंने कहा कितने पर्टिकुलर स्पीसीज या होस्ट पर रहकर डिपेंड कर रहे हैं या फिर पूर्ण करता है, तो उसे हम कहते हैं, मैंने कहा अगर टू लाइफ प्रोसेस, मैंने कहा टू अगर होस्ट होते हैं तो इसे क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक। अगर सिंगल होस्ट होता है तो क्या बोलते हैं, मैंने कहा मोनोजेनेटिक कहते हैं। चलिए इसको वर्ड को सेपरेट करके ही समझते हैं। मैंने कहा ये जो मोनो है इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा वन होता है। डाई का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये टू होता है। तो अगर लाइफ साइकिल में केवल सिंगल होस्ट हो तो कहेंगे मोनोजेनेटिक, और अगर यहां पे टू होस्ट हो तो क्या बोलेंगे अपन, डाइजेनेटिक बोलेंगे। लेकिन यहां पर डाइजेनेटिक में भी कौन कौन से टू होस्ट हो सकते हैं हम इसकी भी बात करेंगे यहां पर। तो डाइजेनेटिक में जो होस्ट होता है ये कौन कौन सा होता है, मैंने कहा डाइजेनेटिक में जो फर्स्ट होस्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी होस्ट। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है प्राइमरी होस्ट। और सेकेंड जो होस्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सेकेंडरी होस्ट। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल टू होस्ट पर रह करके कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो एक तो होता है प्राथमिक प्रकार का पोषक या फिर होस्ट, एक होता है द्वितीयक प्रकार का पोषक या फिर सेकेंडरी होस्ट हो सकता है। तो हम इसके बारे में स्टडी कर लिए हैं कि बेसिकली यहां पे जो है मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं। तो मैंने यहां पर एक टर्म इस्तेमाल किया है किसके लिए, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के लिए, कि ये क्या होते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो अब आपको मालूम चल गया कि इसका मतलब ये है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अगर मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है तो ये अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कितने होस्ट पर डिपेंड रह के कंप्लीट करेगा, मैंने कहा ये सिंगल होस्ट पे डिपेंड रह के कंप्लीट करेगा, राइट। तो हमने ये स्टडी कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो बेसिकली मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। मैंने कहा यहां पर इसका जो इनफेक्टिव स्टेज होता है, राइट, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो इनफेक्टिव स्टेज होता है, जो भी संक्रामक जो अवस्था है जिससे इसे डिजीज होता है, बेसिकली ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है, यहां से क्वेश्चन आता है कि ये इन्फेक्टिव स्टेज में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, मतलब केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने कहा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के इनफेक्टिव स्टेज में बेसिकली ये कहते हैं, ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं टेट्रान्यूक्लिएट। कैसे होते हैं, मैंने कहा बेसिकली यहां लेते हैं इसको, मैंने कहा ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं
टेट्रान्यूक्लिएट। कैसे होते हैं? ये टेट्रान्यूक्लिएट होते हैं। टेट्रान्यूक्लिएट का मीनिंग क्या है? मैंने कहा टेट्रान्यूक्लिएट का मीनिंग होता है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्टिव स्टेज, संक्रामक अवस्था में जो मैंने कहा कितने स्टेज होते हैं केंद्रकों की, तो यहां पे होते हैं 4। और टेट्रान्यूक्लिएट को ही क्या कह सकते हैं? इसी को ही कहा जाता है क्वाडी। इसे क्या कहते हैं? इसी को ही कहा जाता है क्वाडी न्यूक्लिएट, राइट। क्वाडी न्यूक्लिएट कहा जाता है। क्वाडी न्यूक्लिएट सिस्ट भी आपको मिल सकता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन हो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो किस फेज में मिलता है, किस अवस्था में मिलता है, चतुर केंद्र की अवस्था कहते हैं इसे हिंदी में, टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज कहा जाता है। या क्या बोलेंगे इसको? या फिर इसे बोलेंगे क्वाडी न्यूक्लिएट सिस्ट बोलेंगे, राइट। तो हमने ये स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो आपको यहां पे दिख रहा है इससे क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं। आपने जो है तित में होने वाले पायरिया डिजीज के बारे में आपने सुना होगा कि पायरिया डिजीज जो है तित में होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि मसूड़ों के बीच में बेसिकली जो जॉ बोन या सॉकेट होते हैं उसके बीच में क्या होता है, पस पॉकेट बन जाता है, या फिर कुछ एक मवाद जैसे कुछ द्रव्यनुमा जो संरचना होती है वो पायरिया डिजीज में मसूड़ों के बीच में ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। और उसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है? मैंने कहा एंट अमीबा जिंजीवैलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ डिजीज and that particular type of disease is known as पायरिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पायरिया डिजीज। और दांत में होने वाला ये क्या होता है? डिजीज होता है। इसमें पस पॉकेट बनते हैं, पस सेल्स बनते हैं जिसमें मवाद भरे होते हैं, राइट। अब हम लीड करते हैं एंट अमीबा कोलाई की तरफ। तो देखिए एंट अमीबा कोलाई को क्या कहते हैं? एंट अमीबा कोलाई को कहा जाता है कि ये जो एंट अमीबा कोलाई होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बेसिकली ये होते हैं एंडोकोमेंसल। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये होते हैं एंडोकोमेंसल। ये बेसिकली एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा अप लेवल है। मेरा मकसद है कि मेरा किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैंने कहा कि यहां पर एंट अमीबा कोलाई जो है वो कैसे होते हैं? मैंने कहा ये होते हैं एंडोकोमेंसल। अब ये एंडोकोमेंसल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटोजोन से, इस एंट अमीबा से न तो कोई ज्यादा नुकसान होता है और न ही कोई ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। और इस स्टेज को जब न तो वो हार्मफुल नेचर का है न एडवांटेज वाला नेचर का है, बेसिकली इसको ही क्या कहते हैं? एंडोकोमेंसल कहते हैं। लेकिन यहां पर भी ये कहते हैं कि अगर इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर एंट अमीबा कोलाई का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो जनरली उससे सम टाइम क्या होता है, डायरिया डिजीज देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि उससे अतिसार प्रकार का रोग हो जाता है या डायरिया डिजीज हो जाता है। तो हमने यहां पर कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस किए, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं। मैंने कहा यहां पे राइजोपोडा क्लास पढ़ रहे हैं जिसे सार्कोडिना भी कहते हैं। इसमें हमने अमीबा प्रोटियस लिया। अमीबा प्रोटियस के बारे में बहुत कुछ हम ऑलरेडी पता कर रखे हैं, जान रखे हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। फिर मैंने आपको बताया एंट अमीबा के बारे में, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में, जिंजीवैलिस के बारे में, एंट अमीबा कोलाई के बारे में, राइट। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और नेक्स्ट एग्जांपल को इसी में लेते हैं हम देखने वाले हैं कि इसके अलावा कौन कौन सा एग्जांपल हमें पढ़ना है। हमने ऑलरेडी कितने ले लिए हैं? 2 एग्जांपल ले लिए हैं और सेकंड एग्जांपल में भी मैंने 3 स्पीशीज के बारे में बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल जो जनरली होता है ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है रेडियोलेरियंस। क्या कहते हैं उसे? इसे कहा जाता है रेडियोलेरियंस कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है इसमें, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फोरामिनीफेरंस। क्या कहते हैं? फोरामिनीफेरंस कहा जाता है। फोरामिनीफेरंस के बाद भी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये कहते हैं, इसमें आता है होलियोजोन्स। क्या आते हैं? इसे होलियोजोन्स कहते हैं। यहां पर मैंने 3 और एग्जांपल जो राइजोपोडा में आते हैं उसके बारे में बात की। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, रेडियोलेरियंस है। मैं ये चाहता हूं कि मॉड्यूल्स में अगर रेडियोलेरियंस से भी क्वेश्चन आए तो वो भी आप कर पाए, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि ये रेडियोलेरियंस जो होता है यहां से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेडियोलेरियंस होता है उसके पर्टिकुलर बॉडी पे जो शेल मिलते हैं, मैं यहाँ पे सेल मतलब कोशिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे शेल की बात कर रहा हूं जो कि कवच हम जिसे कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे शेल की बात कर रहा हूं जिसे हम क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। सेल की बात
कोशिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा यहां पर रेडियोलेरियंस में जो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ये जो सेल प्रेजेंट होता है, इसके कवच जो होता है वो किससे बना होता है, यहां से ये क्वेश्चन आता है। मैंने कहा रेडियोलेरियंस का जो कवच होता है वो किससे बना होता है, आपने सिलिका का नाम सुना होगा। तो सिलिका जैसे पदार्थ से मैंने कहा रेडियोलेरियंस के बॉडी पर पाए जाने वाले कवच या फिर शेल बने होते हैं। और हम अगर बात करते हैं किसकी, अगर हम फोरामिनीफेरंस की बात करते हैं तो फोरामिनीफेरंस जो होता है इसके बॉडी पर पाए जाने वाले जो कवच होते हैं, सेल होते हैं, वो बेसिकली किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अगर हम होलियोजोन्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो होलियोजोन्स होता है उसका सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या होता है। तो होलियोजेंस का जो है कॉमन नेम क्या होता है, मैंने कहा इसका कॉमन नेम होता है बेसिकली इसे कहते हैं सन एनिमलक्यूल। क्या कहते हैं, सन एनिमलक्यूल। और ये एनिमलक्यूल वर्ड ही हमने पैरामीशियम में भी पढ़ा था, जहां पे मैंने कहा था उसको क्या, मैंने उसको कहा था बेसिकली स्लीपर एनिमलक्यूल। और वहां पे मैंने कहा था स्लीपर सूक्ष्म जंतुक कहा जाता है, स्लीपर सूक्ष्म जंतुक कहा जाता है। यहां पर होलियोजोन्स की अगर बात करते हैं तो होलियोजोन्स जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सन एनिमलक्यूल कहते हैं। रेडियोलेरियंस में जो कवच है वो सिलिका से बने होते हैं, फोरामिनीफेरंस में जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यहां पे 4 क्लासेस हैं, 4 वर्ग होते हैं, राइजोपोडा, फ्लेजिलेटा, स्पोरोजोआ, सीलिएटा। राइजोपोडा में स्यूडोपोडिया है, फ्लेजिलेटा में कसाबिका फ्लेजिला है, स्पोरोजोआ में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है गमन के लिए, सीलिएटा में सीलिया है। मैंने यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास यहाँ पे कंप्लीट वाली बात कर ली है। मैंने राइजोपोडा में क्या बताया, अमीबा प्रोटियस के बारे में। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो क्या है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। ये अपना लाइफ साइकिल केवल एक सिंगल होस्ट पर रह करके ही कंप्लीट करता है। तो ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक कहते हैं। और अगर ये कोई भी पैरासाइट अगर 2 पर्टिकुलर होस्ट पर डिपेंड रह करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जीवन चक्र जो है पूर्ण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। लेकिन यहां पे एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, मैंने कहा ये मोनोजेनेटिक होता है। फिर मैंने आपको बताया कि एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो बेसिकली जो है उसमें 4 केंद्रक वो टेट्रान्यूक्लिएट होते हैं। इसी को कहते हैं चतुर केंद्र की, या फिर इसी को ही कहते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट भी कहा जाता है। जिंजीवालिस डिजीज होता है, पायरिया डिजीज होता है, मसूरों के बीच में पस पॉकेट पस सेल्स बनते हैं, मवाद का निर्माण होता है। एंटअमीबा कोलाई जो है एंडोकोमेंसल के फॉर्म में होता है, जिससे बेसिकली ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। लेकिन अगर इसका फिर भी बहुत ज्यादा इंफेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहते हैं, मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, डायरिया या अतिसार डिजीज देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने 3 और स्पीसीज बताएं जो राइजोपोडा क्लास में आता है। वो कौन सा है, रेडियोलेरियंस सेल बने हैं सिलिका से, फोरामिनीफेरंस सेल किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, होलियोजोन सेल किससे बने हैं, मैंने कहा यहां पे सेल की बात नहीं किया हमने, तो यहां पे सेल जो है अब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल होलियोजोन्स में अब्सेंट होता है, या कभी कभी अगर प्रेजेंट हो तो ये किससे बनेगा, मैंने कहा सिलिका से बनेगा। राइट, आई रिपीट, मैंने कहा जनरली तो सामान्य रूप से यहां पे होलियोजोन्स में सेल नहीं पाया जाता है, कवच नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर पाया जाए तो किससे बना मिलेगा, मैंने कहा सिलिका से मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा सन एनिमलक्यूल, सन सूक्ष्म दंतुक भी कहा जाता है। यहां पर हमने राइजोपोडा क्लास की मैंने कंप्लीटली बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो यहां पर सेकेंड क्लास कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कहा फ्लेजिलेटा। लेकिन बेसिकली ये फ्लेजिलेटा जो है बहुत लॉन्ग क्लास है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बाद में लूंगा। मैं आपको उससे पहले सीधे ही फ्लेजिलेटा के बाद जो ये स्पोरोजोआ है, सीलिएटा है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। राइट, तो हमने एक वर्ग एक क्लास के बारे में डिटेल में स्टडी किया, राइजोपोडा के बारे में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ये पर्टिकुलर सीलिएटा और स्पोरोजोआ के बारे में। राइट, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होता है, नेक्स्ट वर्ग जो होता है, जो हमें पढ़ना होता है। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ये जो सीलिएटा जो चौथे नंबर का क्लास था, मैं आपको ये बताता हूं क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ बात कर ली है, ये जल्दी फिनिश हो जाएगा। मैंने कहा ये जो सीलिएटा जो क्लास है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि सीलिएटा में हमें बेसिकली क्या मिलेगा। आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि इस क्लास में जो है गमन के लिए जो संरचना होती है, लोकोमोशन के लिए जो
स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा ये सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, मतलब पक्षवाब होते हैं। यहां पर हम कौन कौन से एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो देखिए मैंने आपको अभी अभी पैरामीशियम के बारे में बताया था। पैरामीशियम में आपने देखा था कि उसके बॉडी सरफेस पे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सीलिया लाइक पक्षवाब के नुमा जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें आता है सीलिएटा क्लास में, प्रोटोजोआ फाइलम में जो सीलिएटा क्लास है वो कौन सा है, मैंने कहा हम यहां पे पैरामीशियम की बात करेंगे। किसके? मैंने कहा पैरामीशियम की बात करेंगे। सेकेंड क्या होता है, देखिए सेकेंड जो होता है बेसिकली इसे क्या कहते हैं, ये जो है बहुत रेयर ही मिलता है बुक में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसे कहते हैं बैलेंटीडियम कोलाई। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बैलेंटीडियम। मैंने कहा बैलेंटीडियम कोलाई। क्या है ये? मैंने कहा बैलेंटीडियम जो कोलाई है वो सेकेंड स्पीसीज है जो जनरली किस क्लास में आता है, मैंने कहा सीलिएटा क्लास में आता है। राइट, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम के बारे में तो मैंने ऑल द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट दैट कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो होता है पैरामीशियम में कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो ये तो हमने क्या कर लिया है, ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो ये हमारा सीलिएटा फाइलम में हमें 2 मेंबर्स के बारे में ही स्टडी करना होता है। तो अब हम लीड करते हैं कि नेक्स्ट क्लास कौन सा होता है। मैंने ये बताया था जो 3rd नंबर का क्लास बताया जिसमें लोकोमोशन के लिए कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्टूडेंट कहा जाता है बेसिकली क्या, इसे कहा जाता है स्पोरोजोआ। क्या कहते हैं? हमने स्पोरोजोआ के बारे में स्टडी किया। अगर स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो बेसिकली स्पोरोजोआ यहां पे लोकोमोशन के लिए क्या कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, मैंने कहा नहीं, ये ही एक सिंगल क्लास है बेसिकली जिसमें यहां पे गमन के लिए कोई भी संरचनाएं या स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइट, अब हम लीड करते हैं कि इसमें हम पर्टिकुलर किस किस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें स्टडी करना होता है ये क्या होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। सेकेंड एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं एक बार सारे एग्जांपल ले लेता हूं। राइट, मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है आइमेरिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे आइमेरिया कहते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या लेते हैं, मैंने कहा थर्ड एग्जांपल होता है मोनोसिस्टिस। क्या कहते हैं? मोनोसिस्टिस कहा जाता है। बेसिकली ये प्रोटोजोआ में ही आते हैं। कौन से क्लास में आते हैं, तो ये स्पोरोजोआ में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, मोनोसिस्टिस के बाद किसे स्टडी करना होता है, तो इसे स्टडी करना होता है बबेसिया। राइट, हम बबेसिया के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम कितने एग्जांपल लिए हैं, आई रिपीट, यहां पर हमने यहां पे बेसिकली 4 एग्जांपल लिए हैं जो जनरली किस क्लास में आते हैं, वो स्पोरोजोआ क्लास में आते हैं। हम 1 बाय 1 इन सभी एग्जाम्पल को डिटेल से जो है किस तरह का हमें डिजीज देखने को मिलेगा या लेगा। राइट, इन सभी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपने प्लाज्मोडियम के बारे में सुन भी रखा है। प्लाज्मोडियम जनरली प्रोटोजोआ संघ का ही क्या होता है, मेंबर होता है। किस क्लास में आता है, स्पोरोजोआ में। तो मैं यहां पे अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि बेसिकली दिए गए ऑप्शंस में से जो है किस पर्टिकुलर स्पीसीज में लोकोमोशन के लिए ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बेसिकली आपको अगर ये 4 ऑप्शन में से किसी कोई सा भी अगर सिंगल ऑप्शन दिखाई देता है तो वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होते, मैंने कहा लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम के बारे में आपको क्या पता है, इसी से कौन सा डिजीज होता है, आप जानते हैं इसी से जो डिजीज होता है, इससे जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है मलेरिया। क्या कहते हैं, मैंने कहा मलेरिया कहते हैं। और मलेरिया डिजीज के बारे में चलिए और डिटेल से हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या होता है, मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये डाइजेनेटिक जो है वो पैरासाइट होते हैं। बेसिकली इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है ये ऑलरेडी बता रखा है कि डाइजेनेटिक पैरासाइट जो है वो पैरासाइट परजीवी होते हैं जो अपना जीवन काल, लाइफ साइकिल जो होता है, जीवन चक्र जो होता है, कितने होस्ट पर डिपेंड रहकर कंप्लीट करते हैं, 2 होस्ट पे, 2 होस्ट पे, 2 पोषक चाहिए इसको। तो मैंने कहा इसके जो फर्स्ट होस्ट होता है उसको हम क्या बोल दें, सेकेंड होस्ट को क्या बोल दें। तो देखिए प्लाज्मोडियम इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट और इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है क्यों ना हम इसको कह दें प्राइमरी होस्ट। क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्राइमरी होस्ट बोल सकते हैं। सेकेंड होस्ट जो होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट।
होस्ट, क्या बोल सकते हैं बताइए? मैंने कहा इसे सेकेंडरी होस्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी होस्ट और प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे जो है प्राइमरी होस्ट के फॉर्म में प्लाज्मोडियम में बेसिकली कौन प्राइमरी होस्ट होता है? तो यहाँ पर होता है ह्यूमन। क्या होता है? मनुष्य जो होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी होस्ट होते हैं। और सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो क्या होता है? मैंने कहा सेकेंडरी होस्ट बेसिकली आप मलेरिया डिजीज किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। मैंने कहा मच्छर से होता है। और यहाँ पे मॉस्किटो की भी कौन सी यहाँ पे स्पीसीज से होता है? आप जानते हैं फीमेल मॉस्किटो से। और उस फीमेल मॉस्किटो को क्या कहते हैं? एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। तो यहाँ प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन है, मनुष्य है, मानव है। मैंने कहा सेकेंडरी होस्ट जो होता है, द्वितीय प्रकार का जो पोषक होता है प्लाज्मोडियम का, वो कौन सा होता है? मैंने कहा ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? मैंने कहा जो फीमेल मादा मच्छर है जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसे हम कहते हैं क्या? एनाफिलीज। उसी से ही क्या होता है? मलेरिया डिजीज देखने को मिलता है। तो आपको ये सब चीजें पता भी थी, मैंने बस आपको रिकॉल करवाया है कि डिजीज जो होगा प्लाज्मोडियम से मलेरिया, ये डायजेनेटिक पैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, राइट। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा नेक्स्ट या को हम यहां ले लेते हैं। मैंने कहा आइमेरिया की बात करें तो बेसिकली आइमेरिया से किसमें डिजीज होगा? तो बेसिकली ये बर्ड्स में होता है। किसमें? पक्षियों में होता है और रैबिट्स में होता है। जो रैबिट होते हैं बेसिकली जो रैबिट्स होते हैं या फिर हम बर्ड्स की बात करें, इसमें कौन सा डिजीज होता है? मैंने कहा इसमें जो है आइमेरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे जो डिजीज होता है बेसिकली उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, इससे डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने कहा अतिसार जैसा जो डिजीज होता है वो हो जाता है आइमेरिया का इन्फेक्शन हो जाए या फिर रैबिट्स में हो जाते डिजीज देखने को मिलते हैं। अब हम किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं मोनोसिस्टिस की। किसकी? हमारा ये थर्ड एग्जांपल है कि मोनोसिस्टिस जो है, मैंने यहां पे कोई डिजीज की बात नहीं करेंगे लेकिन यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मोनोसिस्टिस जो होता है वो जनरली कहां पाए जाते हैं? मोनोसिस्टिस जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मोनोसिस्टिस जो है, आपने अर्थवॉर्म के बारे में सुना है? अर्थवॉर्म मतलब केचुआ के बारे में सुना है? तो मैंने कहा ये जो अर्थवॉर्म होते हैं जनरली, अगर हम इस अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म में जो शुक्राशय पाया जाता है जिसे हम सेमिनल वेसिकल कह सकते हैं, तो मैंने कहा अर्थवॉर्म में पाए जाने वाले सेमिनल वेसिकल, कौन सा स्ट्रक्चर? मैंने कहा सेमिनल वेसिकल जो होता है जो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है बेसिकली इसी में ही क्या पाया जाता है? मैंने कहा मोनोसिस्टिस पाया जाता है। मोनोसिस्टिस एक प्रोटोजोन्स है। ये किस क्लास में आता है? स्पोरोजोआ में आता है। इसमें लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये कहां पाए जाते हैं? ये अर्थवॉर्म जो है बेसिकली उसमें जो सेमिनल वेसिकल होता है, शुक्राशय होता है, मैंने कहा इसमें क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। अब एक सिंगल एग्जांपल बच गया है, वो क्या है? मैंने कहा हमारा फोर्थ एग्जांपल बबेसिया बच गया है। तो हम बबेसिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि बबेसिया जो है वो जनरली क्या है। मैंने कहा इससे कौन सा डिजीज होता है, हम इसकी बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बबेसिया प्रोटोजोआ फाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बेसिकली हमने 4 क्लासेस की बात की। हमने यहाँ पे राइजोपोडा स्टडी कर लिया, हमने यहाँ पे स्पोरोजोआ स्टडी कर लिया, हमने बेसिकली यहाँ पे सीलिएटा स्टडी कर लिया, उसके एग्जांपल्स कौन कौन सा डिजीज होता है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक सिंगल क्लास जो बचा है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लेजिलेटा, जिसमें गमन के लिए फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसे मेस्टिगोफोरा भी कहा जाता है। इस क्लास को जो है पर्टिकुलर हम कल लेते हैं और कल जो है न केवल इस क्लास को डिस्कस करेंगे बल्कि हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉरीफेरा, राइट। पॉरीफेरा और स्पंज भी हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैंने जो भी यहां पर बताया है अब तक, जो भी 6 लेक्चर में मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, इस पर्टिकुलर 6 जो चैप्टर्स हैं या फिर 6 जो पर्टिकुलर लेक्चर्स लिए हैं मैंने, यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट लगता है, राइट, कल मैं आपको 30 क्वेश्चन, मैंने कहा वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज का किसी भी एग्जाम में सक्सेस गेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो मैं कल जो है 30 क्वेश्चन अभी तक मैंने जो भी पढ़ा दिया है, बेसिकली प्रोटोजोआ जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया है वहां से, एज वेल एज जो मैंने प्रीवियस 5 लेक्चर में या 6 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, बेसिकली क्या पढ़ाया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं से भी वो सभी पॉइंट जो मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं उस पे किस तरह के आखिर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम उन सभी 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगेंगे उसको हम कल डिस्प्ले पे जो है बेसिकली आपको दिखाएंगे और आपसे जो है आंसर भी पूछेंगे बेसिकली। तो हम वो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, राइट। और अगर ये सारा कंटेंट, ये लेक्चर्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में क्या करें, शेयर करें। कल वापस मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी।